नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, आज के शो की शुरुआत एक बेहद अहम सवाल से, और सवाल ये है कि क्या देश के ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी, उन पर जो भ्रष्टाचार के ताज़े आरोप लगे हैं, क्या वो सही है? क्या नितिन गडकरी के मंत्रालय ने द्वारका एक्सप्रेसवे या कुछ और रोड प्रोजेक्ट्स उसमें भ्रष्टाचार किया है, या फिर गडकरी की ही सरकार एक ऑडिट रिपोर्ट में फंसा रही है? अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक चीज़ मैं शुरू में ही साफ करना चाहता हूं कि नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी, इन दोनों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। अब सच ये है कि पिछले कई वर्षों से नरेंद्र मोदी नितिन गडकरी के पर लगातार कतर रहे हैं। उनके कई मंत्रालय छीने जा चुके हैं। गडकरी के पास एक वक्त में 5-5 मंत्रालय थे, आज सिर्फ एक मंत्रालय है। और मोदी के जो करीबी लोग हैं, उनका ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं 2024 में गडकरी एक चैलेंज बनकर मोदी के सामने उभर सकते हैं। गडकरी एक कांटा है मोदी की राह में, जिसको शायद निकालना गुजरात लॉबी के लिए ज़रूरी है। इसीलिए मैंने कहा कि क्या गडकरी ने भ्रष्टाचार किया है? क्या गडकरी पर भ्रष्टाचार के ताज़े आरोप या जो ऑडिट रिपोर्ट वो सही है, या फिर इसके पीछे गुजरात लॉबी का एक बड़ा खेल है, एक बड़ा ऑपरेशन है? अब नितिन गडकरी के मंत्रालय में भ्रष्टाचार हुआ है, या फिर नितिन गडकरी को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है? एक और कारण देखिए जिसकी वजह से संदेह होता है। ऑडिट रिपोर्ट, जी हाँ, सीएजी ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में गडकरी की मंत्रालय की तह तक जांच की, फंदा ही कस दिया। लेकिन मोदी जी के जितने करीबी मंत्री थे उस पर जांच तो करी, कहीं ना कहीं औपचारिकताएं भी निभाई, लेकिन फंदा किसी पर नहीं कसा। ओनली गडकरी। बाकी जो करीबी लोग थे मोदी के, जो करीबी मंत्री थे, वहाँ पर सीएजी की बहुत हिम्मत नहीं हुई। जांच हुई बट फॉर्मेलिटी निभाई गई। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें, ये साहब अश्वनी वैष्णव, 3 मंत्रालय इनके पास हैं। रेलवे में भी बहुत शिकायतें हैं। इनका जो बजट है रेलवे का, तकरीबन आप कह सकते हैं 2,41,000 करोड़ का बजट, भारी भरकम बजट है। लेकिन ऑडिट ने यहाँ फंदा नहीं कसा। एक और साहब, इनको तो आप जानते ही, अमित शाह, इनका भी बड़ा मंत्रालय है, कई शिकायतें हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पर। तकरीबन 2 लाख करोड़ का बजट है, एग्जैक्टली कहूँ तो 1,96,000 करोड़। हिम्मत ही नहीं हुई सीएजी की कि फाइल जाके मांगे, और अगर फाइल मांगी भी तो कुछ नहीं हुआ। एक और मंत्री देखिए जो मोदी के बहुत करीबी माने जाते हैं, धर्मेंद्र प्रधान, एजुकेशन मिनिस्टर, बड़ा बजट, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट, कई शिकायतें, कई कंप्लेंट्स, और कोई बहुत अच्छी छवि नहीं रही है धर्मेंद्र प्रधान की। यहाँ भी सीएजी ऑडिट रिपोर्ट कुछ खास नहीं कर पाई। इनको भी आप जानते हैं, स्मृति ईरानी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, 25,000 करोड़ का बजट है, और यहाँ भी ऑडिट रिपोर्ट गहराई तक ऑडिट नहीं कर पाई। एक और साहब हैं, उनको भी आप देखें, हरदीप पुरी, बहुत खास हैं, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, और हाउसिंग में, अर्बन डेवलपमेंट में बहुत शिकायतें। 76,000 करोड़ का बजट है, लेकिन सीएजी की आंखें, सीएजी का रडार, सीएजी का लेंस, ऑडिट का लेंस हरदीप पुरी की फाइलें नहीं खंगाल पाया। लंबी लिस्ट है। एक और नाम देख लीजिए, पीयूष गोयल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और यहाँ पर भी सीएजी कुछ रिजल्ट दे नहीं पाई। सवाल इस बात का है कि सीएजी ने, ऑडिट ने इन मंत्रियों की मंत्रालय की गहराई से जांच क्यों नहीं की? अब एक और सवाल जो चर्चा का विषय है, और वो सवाल ये है कि ऑडिट की जो जांच होती है हर साल होती है, हर साल मंत्रालयों के दस्तावेज खंगाले जाते हैं, उसमें गड़बड़ घोटाले पकड़े जाते हैं। मोदी जी 10 साल से, 10वां साल है उनका प्रधानमंत्री का, अब तक चाहे 2014 हो, 15 हो, 16 हो, 17, 19, 20, 21, 22, आखिरी साल में ही सीएजी की इतनी ज़बरदस्त रिपोर्ट क्यों आ रही है? और जब रिपोर्ट आ रही है तो बाकी मंत्री जो मोदी जी के करीबी हैं, भक्त हैं, उन पर कोई बड़ा एक्शन नहीं है। सारा का सारा जो फोकस है, या यूं कहें जो बंदूक रखी गई है, वो गडकरी पर ही क्यों रखी गई है? क्या बाकी जो मंत्री हैं मोदी जी के,
वो सब पाक साफ हैं। दाग सिर्फ गडकरी पर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अगर गडकरी ने कुछ गलती करी है तो उनको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, ज़रूर इस मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए, चार्जशीट करना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट पर ले जाना चाहिए। और गडकरी ने अगर गड़बड़ की है और अगर आरोप सही हैं तो उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो मंत्री अडानी साहब के साथ रहते हैं, जो मंत्री अडानी साहब के करीब हैं, क्या वो भी पाक साफ हैं? क्या उनके मंत्रालय भी पाक साफ हैं? सवाल इस बात का है कि मोदी के जो करीबी मंत्री हैं उन मंत्रालयों में सीएजी ऑडिट भीतर तक क्यों नहीं गई, डीप डाइव क्यों नहीं किया, तह में क्यों नहीं गई, गडकरी के मंत्रालय में ही क्यों? अब दोस्तों, अगर सीएजी यानी जो ऑडिट की सर्वोच्च संस्था है, उसके बॉस, उसके चीफ अगर कोई चंद्रचूड़ साहब जैसे जज होते तो साहब मान लेते कि चंद्रचूड़ साहब की जांच सही है, गडकरी ही के दामन में दाग हैं, बाकी मोदी के मंत्री और मोदी जी पाक साफ हैं। लेकिन दरअसल चंद्रचूड़ नहीं है सीएजी के हेड। आप एक तस्वीर देखिए और आपको पिक्चर और क्लियर हो जाएगी इस तस्वीर से। ये साहब हैं सीएजी के बॉस। इनका नाम है जी.सी. मुर्मू, पूरा नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। इनके बारे में हम डिटेल से टाइगर के साथ बात करेंगे, टाइगर इन्हें बेहतर जानते हैं, लेकिन कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। मुर्मू साहब जो हैं वो इस देश में अगर किसी नेता के सबसे करीब हैं तो उस नेता का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी जी के सबसे क्लोज हैं मुर्मू साहब। और मुर्मू साहब गुजरात काडर के 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। मोदी जी ने उनको हैंड पिक किया था, मोदी जी ने इनको अपना प्रधान सचिव बनाया था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया था जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे। सारी फाइलें मुर्मू साहब देखते थे। और मुर्मू साहब ना सिर्फ मोदी के करीबी हैं, मुर्मू साहब अमित शाह के भी बेहद खास हैं। और सबसे बड़ी बात, जब मोदी जी गुजरात से दिल्ली आए और प्रधानमंत्री की शपथ ली तो अपने साथ मुर्मू साहब को भी ले आए। मुर्मू साहब को वित्त मंत्रालय दे दिया, मुर्मू साहब को उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर का बना दिया, मुर्मू साहब को उन्होंने सीएजी यानी ऑडिट भी दे दिया। इस एंगल को समझिएगा कि जो आदमी जांच कर रहा है, जो आदमी जांच को सुपरवाइज कर रहा है, जो टॉप बॉस है, वो मोदी का सबसे करीबी आदमी है। इसीलिए शक होता है कि ओनली गडकरी, वाई ओनली गडकरी, बाकी लोग क्यों नहीं? कि बाकी मंत्रालय पाक साफ हैं, वहाँ पर भ्रष्टाचार ना के बराबर है, करप्शन फ्री है। करप्शन है तो सिर्फ गडकरी के मंत्रालय में, और ये बात और कोई नहीं, मोदी सरकार बता रही है। अब दोस्तों, आपको ये जो पिक्चर है, जो तस्वीर है, वो थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगी होगी कि माजरा क्या, पर्दे के पीछे का खेल क्या। लेकिन मैं अपने दोनों सवालों पर अभी भी कायम हूँ कि क्या नितिन गडकरी पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं, ताज़े आरोप ऑडिट रिपोर्ट में, वो सही हैं, या फिर गडकरी को गुजरात लॉबी फंसा रही है, राह का कांटा दूर किया जा रहा है 2024 के चुनाव से पहले। लेकिन एक तीसरा सवाल भी है जो सत्ता के गलियारों में डिस्कस हो रहा है, और वो सवाल है कि क्या इस ऑडिट रिपोर्ट के आड़ में, क्या इस ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर मोदी सरकार अब दबाव बनाएगी नितिन गडकरी पर कि इस रिपोर्ट पर जांच कराएं या ना कराएं? ये फैसला तो प्रधानमंत्री को लेना है कि क्या सीबीआई जांच कराएं इस रिपोर्ट पर। तो एक प्रेशर टैक्टिस भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं गडकरी जो अब तक बेकाबू थे, इस रिपोर्ट के आधार पर वो मोदी जी के मुट्ठी में आ जाएंगे। ऐसी बातें भी चल रही हैं। प्रेशर टैक्टिस, ब्लैकमेल टैक्टिस भी कह सकते हैं राजनीति की भाषा में। लेकिन मैं जो सवाल आपके सामने शुरू में मैंने आज रखा था कि क्या गडकरी भ्रष्टाचार में शरीक हैं, आरोप सही हैं, या फिर उनको फंसाया जा रहा है, मुझे लगता है कि इस सवाल की, इन दोनों सवालों की तह में जाना ज़रूरी है। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, तभी आप गुजरात लॉबी के खेल को समझ पाएंगे। और इसलिए अशोक वानखेड़े टाइगर हमारे साथ होंगे, और एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार जो वाकई बहुत खरा खरा बोलते हैं और बहुत बारीकी से चीज़ों को समझते हैं, आसानी से समझाते हैं, अनुराग चतुर्वेदी। अनुराग चतुर्वेदी होंगे मुंबई से, अशोक वानखेड़े टाइगर होंगे दिल्ली से। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा क्योंकि ये सवाल बहुत ज़रूरी है, और 2024 फाइनल इलेक्शन कि मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे या नहीं लेंगे, 2024 के फाइनल के संदर्भ में ये दोनों ही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा समय नहीं, टाइगर के पास चलते हैं, अनुराग जी के पास चलते हैं।
टाइगर, पहला सवाल मेरा यह है कि जब मैं सीएजी की रिपोर्ट देखता हूं तो कई ऐसे मंत्रालय हैं, कई ऐसे मंत्रालय हैं जिसमें बहुत शिकायतें हैं अनियमितताओं की, इरेगुलरिटी की। लेकिन इत्तेफाक से जो मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं मोदी जी के किचन कैबिनेट है। जैसे हरदीप पुरी, अर्बन डेवलपमेंट में शिकायतें हैं, लेकिन हरदीप पुरी, ऐसा लोग कहते हैं, मोदी जी के सबसे करीबी हैं। अमित शाह का मंत्रालय छूने की हिम्मत नहीं हुई, जिसका बजट लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अगर आप स्मृति ईरानी का मंत्रालय देखें, चाइल्ड एंड वुमेन, उसका भी बजट ठीक ठाक है, वहां भी नहीं गहराई से जांच हुई। सिर्फ नितिन गडकरी पे ही टारगेट क्यों? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं स्वागत करता हूं कि अगर कोई भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार को कम से कम कुरेदा जाना चाहिए। क्या आप इससे कहेंगे कि मोदी जी ने एक तीर से दो शिकार खेले? एक तरफ ये बताया कि भाई देखिए कितनी निष्पक्ष जांच होती है, मैं अपनी सरकार की भी जांच करा रहा हूं, और दूसरी तरफ टारगेट कर दिया दूसरे तीर से नितिन गडकरी को। नहीं, जनता जानती है कि कौन सा मंत्री काम करता है, क्योंकि जब वो हमारे काम करने वालों की लिस्ट बताते हैं तो उनके पास सिवाय नितिन गडकरी का नाम लेने से मजबूरी है उनकी, क्योंकि जो भी जहां पे भी वो जाते हो नितिन गडकरी के ही उनको बोलना पड़ता है कि हमने ये रोड बनाया, हमने ये कंस्ट्रक्शन किया, चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात करो चाहे कहीं भी बात करो। लेकिन सबसे बढ़िया मजा ये आ रही है कि जो आपने जिन जिन लोगों के नाम लिए, जिनके मंत्रालय में अथाह धांधलियां है, खबरें आती है, धांधलियों की खबरें आती है, बीच बीच में अखबारों में छपती है, लेकिन सीएजी को पूर्ण रूप से नहीं दिखाई देता। लेकिन सीएजी ने द्वारका एक्सप्रेसवे का जो बजट बताया 18 करोड़ से 251 करोड़, वो जो जंप बताया वो अभूतपूर्व था। वो भ्रष्टाचार का माइलस्टोन हो सकता है। उसके बाद टोल प्लाजा से लेके थर्ड पार्टी ऑडिट क्यों नहीं होता, यहां तक बहुत ही माइक्रो लेवल तक जाके साहब, सीएजी साहब खासकर गडकरी को टारगेट करने का प्रयास किया। गडकरी टारगेट पे क्यों? माय फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझे आखिर में पूछना चाहिए था, मैं चाहता हूं उसका जवाब मुझे पहले मिल जाए। सीधा गडकरी टारगेट में इसलिए कि गडकरी ही है नरेंद्र मोदी के सामने चैलेंज लेके आज खड़े। गडकरी ही है जो लोग, यदि कल नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी को 60-70 सीटें कम पड़ती है, उन 70 सीटें गडकरी के नाम से इकट्ठा हो सकती है। ऐसा कोई भाजपा में ऐसा नेता नहीं कि जो बाकी जगह आप करे, क्योंकि अगर आप जो कहना चाह रहे हैं कि अगर 220 225 पे मोदी आके रुक जाते हैं, 40-50 सीटों का अगर व्यवस्था करनी है, तो वहां पर गडकरी एक ऐसा शख्स है बीजेपी में जो कहीं ना कहीं किसी का फेवर ले सकता है। तो उस कांटे को निकालने का ये पूरा कोशिश था कि उस कांटे को बाहर करो। बिल्कुल, पिछली बार 2019 में भी गडकरी का नाम चर्चा में था। उसके बाद उन्होंने गडकरी के जो पर काटने शुरू कर दिए। गडकरी के पास 3-3 मंत्रालय थे, उनमें से पहले जल शक्ति मंत्रालय बना के उनके पास वाटर रिसोर्स भी हटा लिया। उसके बाद एमएसएमई भी उन्होंने नारायण राणे को दिया, और ऐसा करके उन्होंने गडकरी को सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट दिया। जबकि पॉलिटिक्स में जूनियर, डिलीवरी में जूनियर जो रेलवे मंत्री है, उनके पास 3-3 डिपार्टमेंट है, 3-3 मंत्रालय है। उनकी खासियत यह है कि वो ओडिशा कैडर के थे, तो ओडिशा में जब भी आपको राज्यसभा में मतदान चाहिए होता है, मदद, तो ओडिशा के जो सरकार चलाने वाले ब्यूरोक्रेट है जिनका नाम पांड्यान है, उनसे फिर जुगाड़ करके, तो ये अपने राज्यसभा के जुगाड़ के लिए उनको 3 मंत्रालय दे सकते हैं। लेकिन देश में यदि कोई काम कर रहा होगा तो उस मंत्रालय, मंत्री के मंत्रालय, मैंने तो आपके ही शो पे कहा था एक बार कि हो सकता है गडकरी का टिकट कट जाए, गडकरी को टिकट भी नहीं मिले। एक ग्राउंड तो तैयार मोदी जी ने कर ही ली है। गडकरी के मंत्रालय में चाहे गडकरी कई बार झूठ बोल देते हैं। जब ये सवाल पत्रकार पूछते हैं कि आपके मंत्रालय के अधिकारी आपकी सुनते नहीं, तो अपनी कमजोरी नहीं छुपाना चाहते, वो कहते कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मेरे यहां मैं किसी की नहीं सुनता, मैं तो कर देता हूं। लेकिन ये मंत्रालय जानता है कि गडकरी जी के जितने भी मंत्रालय में सीनियर सेक्रेटरी लेवल के या यानी चाहे के चेयरमैन जो बैठे रहते हैं, ये सीधा पीएमओ रिपोर्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं गडकरी का रोज खर्चीकरण होता है। ये गडकरी भी जानते हैं, लेकिन पब्लिकली नहीं बोल सकते, मजबूरी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज गडकरी का मंत्रालय ने बहुत डिटेल में प्रेस रिलीज दिया है 2 दिन पहले, जब यह मामला सामने आया। उनके हिसाब से तो ये टोटल गलत फ्रॉड है। ये उनके हिसाब से तो ये 213 करोड़ रुपए तो सैंक्शन थे, हमने उसको 189 पे किया।
ये 251 वाला आंकड़ा कहां से लाया? जी क्या सीएजी भी केंद्र सरकार की अपने मंत्री के खिलाफ क्या कागज भी मांगने होते तो क्यों नहीं मांगे गए? और यदि कागज दिए नहीं सीएजी को तो क्यों नहीं दिए मंत्रालय के अधिकारियों ने? ये सवाल जी है। जी। पूरा देखिए, टाइगर, मैं आप आपको जिधर उधर देखिए, सारे गोदी चांदर उठा के देखिए, एक ही बात हो रही है। 18 करोड़ की जगह 251 करोड़ लूट मची है। जिस सरकार के जी खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है, आज गडकरी के मंत्रालय के खिलाफ सबने ओपन किया है और जी ये जी करवाया गया है जी। क्योंकि ये जो हमारे सीएजी है, इनके नरेंद्र मोदी मुर्मू जी के साहब, साथ संबंध है, मुर्मू साहब के। एक तो लोगों मैं को मुर्मू मुर्मू साहब पे बोलते थे लोग। मैं मुर्मू साहब पर आऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आऊंगा। मैं चतुर्वेदी जी के पास जा रहा हूं। चतुर्वेदी जी, आप जब राजनीति को देखते हैं, मुंबई से देखते हैं और पिछले 40-50 साल से राजनीति को देखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि बहुत सी शिकायतें स्मृति ईरानी के मंत्रालय को लेकर आ रही थी? अमित शाह के को भी लेकर भी बहुत उंगलियां उठी हैं, पीयूष गोयल हैं, तमाम ऐसे मंत्रालय हैं जहां पर शिकायतें हैं। लेकिन जो मंत्री मोदी जी के खास हैं, उनके किचन कैबिनेट में, जो मंत्री मोदी के इनर रिंग में हैं, उनके विश्वास पात्र हैं, वहां पर ऑडिट नहीं हुआ गहराई से, औपचारिकता निभाई गई। तो ऐसा क्या है कि मोदी के जो खास मंत्री थे, खासम खास, उन पर इतना टारगेट नहीं है? मुझे लगता है कि मोदी का वैसे कोई भी खास नहीं है। मोदी खुद अपना ही सबसे ज्यादा खास है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम लोग ये माने कि मोदी की कोई किचन कैबिनेट है, ये एक भ्रम है। क्योंकि अगर उनमें दम होता, आप मोदी जी की सबसे बड़ी राजनीति में देखिए, वो रूटलेस वंडर्स को खोजते हैं जिनको कोई नहीं जानता है। उस तरीके के लोगों को वो ऐसी गद्दी पे बिठा देते हैं जो गद्दी बहुत महत्वपूर्ण होती है, और वो उसी गद्दी के आसपास गणेश परिक्रमा करते हैं जिससे कि उनको कुछ शक्ति मिलती रहे। तो वो जो शक्ति प्राप्त करते हैं वो मोदी जी द्वारा प्रदत्त शक्तियां हैं, और उनको ये छूट मिली हुई है कि उनकी जांच, या एक तरीके से उन्होंने अपना मंत्रालय गिरवी रख रखा है जिसको प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कहते हैं। तो आप एक इसको जो सामूहिक जिम्मेदारी की कैबिनेट मानते हैं, जो हमारे संविधान में जिस तरीके की व्यवस्था की गई है, ये वो कोई व्यवस्था नहीं है। और आपने जिन जिन 3-3, 4-4 लोगों का नाम बताया, रेल मंत्रालय हो गया, महिला विकास मंत्री हो गया, गृह मंत्री हो गया, शहरी विकास मंत्री हो गए, तो ये जो चारों विभाग हैं, ये बड़े पूंजी के, बड़े निवेश के और बड़ी इनको पैसे मिलते हैं। लेकिन उनकी जांच सीएजी ने नहीं की, क्योंकि मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये सीएजी इतना सक्रिय कैसे हो गया, क्यों इस तरीके के। और द्वारिका का जब मसला जो आया, तो ये द्वारिका एक्सप्रेसवे दिल्ली के इतना पास है, आप उसके फोटो ले सकते हैं, जा सकते हैं। और ये कल्पना भी हर आदमी भारत में, तो अगर आपने देखा है कि अगर आप अस्वस्थ होते हैं तो हर आपको आदमी डॉक्टर बन के सलाह देता है। तो सड़क निर्माण कौन सा कठिन काम है, हर आदमी ठेकेदार बन के अपनी राय भी दे देगा आपको। तो जो विजुअल्स अच्छे होते हैं, ये मोदी का सारा जो खेल है वो ऑप्टिक्स का है, और इसका शिकार उन्होंने गडकरी को बनाया, क्योंकि गडकरी उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मुझे ऐसा लगता है वो लाल किले से जाके झंडा फहरा सकते हैं, मोदी नहीं। तो ऐसी स्थिति में ही अभी उनको ब्लॉक किया गया है, और शिवराज सिंह चौहान को, जो कि ओबीसी है, उनको भी ब्लॉक किया गया है। ये मुझे लगता है कि सीएजी की राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। टाइगर, मुर्मू की जो बात हो रही है कि मुर्मू जो इस वक्त ऑडिट के चीफ हैं, हेड हैं, सीएजी के हेड हैं, जो उनके बड़े नजदीकी रिश्ते मोदी जी से रहे हैं। उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, फिर मोदी जी ने उनको जम्मू कश्मीर भेजा, फिर मोदी जी ने उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी बहुत जिम्मेदारियां दी, और उन्हीं को फिर ऑडिट का इंचार्ज बना दिया। तो क्या कुछ इस तरह का संदेह होता है कि मुर्मू एक एजेंडे पे काम कर रहे थे? संदेह नहीं है, ऑब्वियस है। ऑब्वियस है। यस, मैं बोलता हूं, ये संदेह वाली बात नहीं है, ऑब्वियस है। दिखता इसलिए है कि इनको सीएजी बनाया कैसा गया। मैं थोड़ी आपको कॉर्नोलॉजी दिखाता हूँ। ये सज्जन 1985 के, ये ओडिशा के रहने वाले हैं। ये भी एक ओडिशा के मुर्मू साहब, मोदी जी का, मुर्मू साहब। ये 1985 बैच के आईएएस अधिकारी है, जो गुजरात कैडर इनको मिला। जब वर्तमान प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के,
ये उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे और वर्चुअली यही सब कुछ थे। उसके बाद ये 2002 का जो पीरियड है दंगों वाला, ये तब ज्वाइंट सेक्रेटरी थे राज्य सरकार के होम मिनिस्ट्री में, जब अमित शाह गृह मंत्री बनाए गए। मतलब तो अमित शाह के पुराने साथी हैं मुर्मू साहब जो है, अमित शाह मोदी साथी बाद में बने। जब अमित शाह के पास गृह मंत्रालय दिया तो उस गृह मंत्रालय के डोर अपने हाथ में रखने के लिए मोदी जी ने इनको वहां ज्वाइंट सेक्रेटरी, और मोस्ट पावरफुल ज्वाइंट सेक्रेटरी, द ज्वाइंट सेक्रेटरी वाज मोर पावरफुल देन दी देन होम सेक्रेटरी। नहीं तो ये मोहरे किसके हैं? मोहरे मोदी के हैं, शाह के आगे हैं? बताता हूं। लेकिन मुर्मू जी ने शाह जी के साथ बहुत अच्छे इक्वेशन बना लिए। 2002 के दंगे पूरी रिपोर्ट्स इन्होंने हैंडल की। उसके बाद अमित शाह जब जेल चले गए तो अमित शाह का भी पेपर वर्क वगैरह जो करना कोर्ट कचहरी का, ये भी व्यक्तिगत रूप से कर रहे थे, क्योंकि इनको नॉलेज था दंगों के समय का, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या देना, एफिडेविट कैसा देना, क्या देना, तो ये सारा काम उन्होंने किया। फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बन के दिल्ली आए, वो अपने साथ लेके आए। मतलब आपका कहना है कि जो गडकरी का घेराबंदी हुई और बाकी जो मंत्री थे उनको इतना उनकी घेराबंदी नहीं हुई, उसके पीछे मुर्मू जी का एक की रोल था। मुर्मू जी इस राजनीति को, शतरंज को समझते थे जिसको मोदी जी ने बिछाया है। नहीं, राजनीति के शतरंज को नहीं समझते थे। मोदी जी के शतरंज के वो मोहरे हैं। शतरंज तो मोदी जी का कोई नहीं समझ पाता जी। वो तो संघ भी नहीं समझ पा रहा है और बीजेपी भी नहीं समझ पा रही है। अडवाणी जी को समझ में आता तो शायद ये काम ही नहीं करते हो। जी अनुराग जी, मैं जो इस पूरे मामले को समझ रहा हूं, देखिए भ्रष्टाचार की परतें खुलें ये देश हित के लिए और खुलनी चाहिए अगर ऐसा कुछ गड़बड़ है। लेकिन फिर ये लगता है कि सिर्फ गडकरी ही क्यों, बाकी जगह क्या सब कुछ सबको क्लीन चिट दे दी है? अगर हम एक इन्फ्रेंस ड्रॉ करें तो हमको ये लगता है कि मोदी और गडकरी के बीच, यानी मोदी वर्सेस गडकरी की जंग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है पर्दे के पीछे, जो हमें दिखती नहीं आम लोगों को, कि मोदी जी किसी भी हद तक जा सकते हैं। मतलब अगर उनका बस चले तो सीधे सीबीआई की जांच दें और गडकरी को जेल भेज दें, तो भ्रष्टाचार का सेहरा भी पहन लेंगे। देखिए साहब, अपने एक भ्रष्ट मंत्री को हटा दिया हमने, और दूसरी चीज एक बहुत बड़ा कांटा भी निकाल लेंगे। तो आपको लगता है कि इस हद तक जा सकते मोदी जी अपने राजनीतिक शत्रुओं को किनारे करने में कोई कसर नहीं छोड़ते? और ये क्या आपको उनके करियर में 20 साल का जो उनका करियर है, पॉलिटिकल करियर है 20-22 साल का, जब से वो मुख्यमंत्री बने और अब प्रधानमंत्री, आपको लगता है ये उस चरित्र में एक तरह का एक स्वभाव है मोदी जी का? ये मुझे लगता है ये कोई भी असुरक्षित राजनेता का एक चरित्र का एक उसका एक लक्षण लगता है, पहलू है, और पहलू है, लक्षण है। तो ऐसी स्थिति में, और आरएसएस की जो संरचना है अगर उसको हम लोग समझेंगे तो उससे मालूम पड़ेगा कि आरएसएस और विशेषकर नागपुर, तो नागपुर के जो दोनों ब्राह्मण नेता थे महाराष्ट्र के, देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी, इन दोनों से न केवल मोदी जी को बल्कि अमित शाह और मोदी दोनों ही भयभीत थे, और उनकी राजनीति को समाप्त करने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर आप देखेंगे कि देवेंद्र फडणवीस को भी किस तरीके से बार बार अपमानित किया गया, और नितिन गडकरी जो थे वो आरएसएस के काफी प्रिय हैं और उनको लगता है कि वो एक चुनौती दे सकते हैं। तो ये एक ऑर्केस्ट्रेट सारी चीज है, ऑर्केस्ट्रेट जांच भी है, ऑर्केस्ट्रेट मीडिया ट्रायल भी अभी होगा, और तीसरा गडकरी जी को दरकिनार करने का, उनका टिकट काटने का, उनको संसदीय समिति बोर्ड से हटाने का। आज 6 बजे जो मीटिंग है उसमें गडकरी जी जैसे जो वरिष्ठ नेता हैं उनको नहीं बुलाया जाए। तो ये, और तीसरा मुझे ऐसा लगता है कि ये महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात लॉबी की भी जो प्रतिस्पर्धा चल रही है उसका भी परिणाम है, और देवेंद्र फडणवीस को अमित शाह ठीक करना चाहते हैं और मोदी जी गडकरी जी को ठीक करना चाहते हैं। तो इन लोगों ने एक एक आदमी को चयन कर लिया है। जी टाइगर, ये बताइए आप, गडकरी का जो कैंप है, गडकरी का कैंप का क्या कहना है?
उनके जो करीबी लोग हैं, उनके अगर आपके मंत्रालय में किसी सेक्रेटरी से आपकी बात हुई हो या मंत्रालय में किसी और अधिकारियों से बात हुई हो, क्योंकि गडकरी तो बोलेंगे नहीं, लेकिन आपकी बात हुई, उनका क्या फीडबैक है नटशेल में, बहुत ब्रीफ, 1-1.5 मिनट के अंदर? नटशेल में गडकरी जी का कहना यह है, शायद मतलब जो अधिकारियों से बात होती है जी। कि जो अधिकारी जो वाकई सिंसियरली लगे हुए हैं, उनसे मेरी बात हुई तो हाँ। उन्होंने कहा कि देखिए सीएजी झूठ बोल रहा है और हमें ताज्जुब है कि इतना जानबूझ के क्यों झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि जब उस एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेस के लिए रोड के लिए जो सैंक्शनड बजट, क्योंकि ये जो इन्होंने जो पहला जो 18 जी। करोड़ का जो फिगर दिया है वो एक जनरलाइज एवरेज था कि पूरे देश में बनना जनरल है तो ये पैरामीटर बनेगा, है। पैरामीटर्स। लेकिन जहां 3.5 किलोमीटर का टनल बनना है, 8 लेन का टनल, आपने सुरंग 2 लेन बननी का है। टनल सुना होगा, 8 लेन का टनल जब मतलब बनेगा, सुरंग की जो कॉस्ट है उसको इन्होंने जो सड़क की कॉस्ट से जोड़ दिया। झूठ मतलब उन्होंने सारे बाकी जगह पे जो, और उन्होंने कहा कि हमने नई टेक्नोलॉजी यूज की है, शायद सिंगल पिलर पे है, ऐसा कुछ वो लोग बता रहे थे। तो बोले हमारे पास तो सैंक्शन 206 करोड़ 206.39 करोड़ का तो सैंक्शन है द्वारका एक्सप्रेस रोड पे। 206.39 206 करोड़ 39 लाख रुपए तो सैंक्शन है, ऑफिशियल सैंक्शन है। लेकिन हमने जो अवार्ड किया काम कॉन्ट्रैक्टर को, वो 181.44 करोड़ 181 करोड़ 44 लाख का हमने तो पैसे बचाए हैं। क्योंकि ये जो द्वारका एक्सप्रेस कॉरिडोर है इस पे अभूतपूर्व ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक कहीं नहीं मिलेगा आपको। पॉल्यूशन लेवल उन्होंने इतने पैरामीटर्स बताए, उन्होंने कहा कि हम खुद ताज्जुब हो गए कि ये आंकड़े आए कहां से, किसने फीडबैक दिया, चलिए या सीएजी ने कागज मांगे या सीएजी ने पूछा, तो जानबूझ के सीएजी को मिसलीड किया गया। जी। लेकिन जो मैंने अभी आप तक संबंध बताए हैं सीएजी के और मोदी जी के, अमित शाह जी के, टाइगर मैं समझ गया। मैं जो आप कह रहे हैं कि चलिए भाई, एक सीएजी का ये ऑडिट में चीजें आई, नितिन गडकरी का मंत्रालय कह रहा है कि साहब ये तो पहले से ही बजट सैंक्शन था, और जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसको आप ऑर्डिनरी रोड के जो कॉस्टिंग है उससे आप उससे कंपेयर मत करिए। चलिए टेक्निकल चीजें, मैं टेक्निकल चीजों में नहीं जा रहा हूं, एक बड़े सवाल की तरफ मैं जाना चाह रहा हूं जो हमारे ऑडियंस दोस्त देख रहे हैं। और बड़ा सवाल ये है कि कहीं ना कहीं ये मोदी वर्सेस गडकरी, जिसमें सीएजी एक हथियार बन गया मोदी का, ये जो घमासान है मोदी वर्सेस गडकरी, तो हम सुनते हैं मोदी वर्सेस शिवराज सिंह चौहान, मोदी वर्सेस वसुंधरा राजे, मोदी वर्सेस राजनाथ, मोदी वर्सेस अडवाणी, मोदी वर्सेस जोशी, मोदी वर्सेस सुब्रमण्यम स्वामी, मोदी वर्सेस मेनका गांधी, मोदी वर्सेस वरुण गांधी। ये जो वर्सेस है, ये जो भीतर की घमासान है, ये क्या बता रही है कि अगर मोदी की सीटें कम हुई तो भाजपा ही उनका कल्याण कर देगी। बिल्कुल कह रही कि मैंने तो आपको कहा दीपक भाई, मैंने ये अडवाणी जी का उदाहरण देके कहा, मैंने अडवाणी जी तो इतने तानाशाही प्रवृत्ति के नहीं थे, अकोमोडेट लेके करके चलते थे। जिस आदमी ने रथ यात्रा निकाल के 2 से आज 400 तक 300 तक सीटें आई है, तो उसमें अडवाणी जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जिन अडवाणी जी के रथ निकलने पे, रथ मैं सोमनाथ से मैं यात्री था उनका, उस रथ यात्रा का, जहां पे लोग उस टायर की मिट्टी सर पे लगाते थे और मिट्टी पूजा में लेके चले गए जहां अडवाणी जी का रथ गया। ये मैंने मेरे आंखों से देखा है, फर्स्ट हैंड अकाउंट है, ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग बता रहा हूं मैं आपको। वही लोग मैं घमासान का आलम पूछ रहा हूं कि घमासान का आलम क्या पार्टी में, मैं बता रहा हूं आपको। उस अडवाणी जी के घर पे जब उन्होंने नरेंद्र मोदी का अपोज किया तो लोगों ने पत्थर फेंके। राजनीति बहुत घटिया चीज है, मैं बता रहा हूं आपको। लोग चढ़ते सूरज को नमस्ते करते हैं और अस्त हुए सूरज को अर्घ्य देके नमस्कार, जाओ घर आप अपने। शाम का टाइम जब सूरज ढलने का हो जाता है तो अपनी छांव भी अपने से दूर भागती है, और जब सूरज सर पे होता है पीक पे तो अपने चरणों में होती है। ये प्रैक्टिकल लाइफ है भाई। मोदी जी तब तक जब तक जितवाएं, मोदी जी पार्टी को 2 से पहले क्या आए, फिर क्या
फिर यही लोग कहेंगे कि आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, जो आज बोल नहीं रहे हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं, मेरा जो सवाल है, मैं सवाल सही तरह रख नहीं पाया। मैं ये कह रहा हूं कि क्या मोदी जिस वक्त प्रधानमंत्री हैं, मोदी के हाथ में पार्टी है, मोदी के हाथ में सरकार है, मोदी बहुत पावरफुल है, क्या इन स्पाइट ऑफ बीइंग पावरफुल, ताकतवर होने के बावजूद आज बीजेपी में बगावत है? आपको कहीं बगावत का धुआं दिखता है? एक बहुत बड़ी संख्या में नेता मोदी जी के अंदर ही अंदर मुखालफत कर रहे हैं। 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी में एक कलेक्टिव लीडरशिप होती थी, क्षेत्रीय क्षेत्रपों की अपनी एक अवकाश होती थी। वो जमीन से जुड़े हुए नेता थे और वो दिल्ली भले ही राजनीति में नहीं करे, लेकिन फिर चाहे तुम्हारे येदुरप्पा हो, चाहे केशुभाई पटेल हो, चाहे सुंदरलाल पटवा हो, चाहे कल्याण सिंह हो, ये लोग थे जिनकी जमीन पे ताकत थी। तो जो जमीन पे ताकत वाले लोग हैं वो बराबरी से बात करेंगे। मैंने अटल जी को प्रधानमंत्री होते हुए देखा और मैंने कल्याण सिंह जी को भी बराबरी से बात करते हुए देखा। सुंदरलाल पटवा को अटल जी के साथ बराबरी से बात करते हुए देखा, क्योंकि अटल जी तो तब मंत्री भी नहीं बन पाए थे, तब सुंदरलाल पटवा चीफ मिनिस्टर बन चुके थे। एक बराबरी का आदर की जगह थी। 2014 के बाद तो सिर्फ एक ही नेता है और एक उनके साथी हैं। भाजपा दो नेता की पार्टी है। बाकी मेंबर ऑफ, मैंने क्या कहा, एक क्लासिकल सिंगिंग का प्लेटफॉर्म कव्वालों के हाथ में चला गया। दो गाते हैं, बाकी ताली बजाते हैं। तो जिस दिन कव्वाल बेसुरा हो जाएगा, यही ताली बजाने वाले उनको खींच के उसकी जगह ले लेंगे। जब तक सूर है तब तक आप वहां हो, और यहां सूर का मतलब जब तक सीटें आती है। मोदी जी 400 सीट लेके आएंगे 2024 में, तो यही लोग जय जयकार करेंगे फिर से। मोदी जी 200 पे आएंगे तो यही मोदी जी के ऊपर लांछन लगाने वाले यही होंगे। तब हम लोग कहेंगे कि अरे इतनी बड़ी गलती नहीं की उन्होंने, ये 200 आए वो भी उनकी वजह से आए, जरा धीरज रखिए। लेकिन तब आपका भी सुनने वाला कोई नहीं होगा जी। ये राजनीति में हमने देखा है। इंदिरा गांधी को हमने, ऑफिस नहीं था इंदिरा गांधी के नसीब में, जब कांग्रेस ने निकाल दिया इंदिरा गांधी को और इंदिरा कांग्रेस उन्होंने बनाई। तो अनुराग जी, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि समय भी हो रहा है, आपको लगता है कि बीजेपी में बगावत का धुआं उठ रहा है? और जिन लोगों से आपकी बात होती है वो कहते हैं कि मोदी से पार्टी के भीतर, सरकार के भीतर नाराजगी बढ़ रही है। ये अलग बात है कि लोग बोलते नहीं कुछ, लेकिन अंदर ही अंदर बगावत है। मुझे लगता है कि अभी भी बीजेपी के अंदर बहुत डर है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में प्रकाश जावड़ेकर को निकाला गया, या रविशंकर को कानून मंत्री से, प्रसाद को कानून मंत्री से हटाया गया, तो वो लोग भी, उनकी हिम्मत नहीं होती है ना, वो अपने समर्थकों को बताते हैं कि किन स्थिति में उनको हटाया गया, क्या नहीं हुआ। और जो कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, या थोड़े दिनों में, इसीलिए आप देखते हैं कि बहुत सारे बुद्धिजीवी कहने लगे बजरंगी, मनेसर, इस तरीके की भी जो शक्तियां हैं, इनको भी एक प्रश्रय दिया जाता है। तो लुम्पन एलिमेंट और बुद्धिवादी एलिमेंट, भारतीय जनता पार्टी में भी कई बुद्धिजीवी हैं, कई अच्छे वकील हैं, कई अच्छे ज्ञाता हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये जो सारी हालात हैं, इसमें बगावत तो नहीं लगती है मुझे, लेकिन धीरे धीरे आग सुलग रही है। टाइगर, लास्ट क्वेश्चन, क्या मोदी आज की तारीख में असुरक्षित हैं? जैसा कि चतुर्वेदी जी ने कहा, क्या मोदी असुरक्षित हैं, उस भावना से ग्रस्त हैं? मोदी जी को यदि अपने छवि पे विश्वास होता, मोदी जी को अपने किए हुए कामों पे विश्वास होता, तो मोदी जी ईडी सीबीआई का उपयोग नहीं करते। अब सीएजी भी इसमें जुड़ गया है, सीएजी का उपयोग नहीं करते। अपने ही पार्टी के ताकतवर क्षेत्रपों का खच्चीकरण नहीं करते, क्योंकि ये तो आपके पिलर है, इसके ऊपर पार्टी है। ये डरते हैं, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स है। ये इससे डरते हैं कि ये कल प्रधानमंत्री का दावेदार न बने, ये प्रधानमंत्री का दावेदार न बने। इसलिए योगी का नाम आता है, एक आदमी को रिटायर करके उसको एमएलसी बना के भेजते हैं कि अब योगी के वहां अगली बारी टाइगर, अब चलिए गडकरी का जो होगा सो देखो होगा,
क्या अगला नेक्स्ट टारगेट योगी और राजनाथ सिंह होंगे? ये तो कब के टारगेट पे है। राजनाथ सिंह टारगेट पे इसलिए नहीं होंगे कि राजनाथ सिंह ने पहले ही सरेंडर कर दिया। राजनाथ सिंह ना बोलते हैं ना करते हैं, ना कैबिनेट में भी क्या बोलते होंगे पता नहीं। और उन्होंने एक काम जरूर किया, उन्होंने एक काम किया मोदी जी ने गडकरी को निपटाने का प्रयास किया महाराष्ट्र में, तो हाथ रखा उस पर फडणवीस पर। यहाँ पे उन्होंने राजनाथ सिंह को साथ में रखा, योगी को भी पुचकार रहे हैं निपटाने के। वहां अमित शाह योगी को निपटा रहे हैं जी। वहां गवर्नर जो है योगी के साथ अच्छे ट्यूनिंग में है, क्योंकि उनको अमित शाह को निपटाना है। ये अंदरूनी जो सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है बीजेपी में। बहरहाल जब टाइगर जब ये बहुत तकलीफ वाला हो रहा है मोदी जी को। जब पतन होता है तो कहीं ना कहीं जी, इंडिया तो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन अंदर के विद्रोह को कैसा, ये विद्रोह नहीं तो क्या है, आवाज लोग नहीं करते लेकिन बात नहीं करते। नहीं, एक आप दोनों ने एक बात बहुत मतलब पते की कही और उस पर गौर करना चाहिए हमारे दोस्तों को कि जब कहीं किसी संस्था का, किसी संस्थान का, किसी पार्टी का, किसी दल का जब पतन शुरू होता है तो सबसे पहले भीतर घमासान होने लगती है। और वो जो घमासान है कहीं ना कहीं पहले तो पर्दे के पीछे होती तो लोगों को दिखता नहीं, लेकिन जब वो सामने आती है गडकरी वर्सेस मोदी या मोदी वर्सेस वसुंधरा बनके, तो फिर कहीं ना कहीं एक संकेत है कि अब ये सूरज जो है अवसान की तरफ, ये सूरज अब ढलने वाला है। तो क्या 24 से पहले के लक्षण जो हमें दिख रहे हैं, भीतर की लड़ाई सामने आ रही, क्या ये सूरज ढलने जा रहा है? इस पर जो आप दोनों ने रोशनी डाली और बहुत बेखौफ होके, मुझे लगता है कि आज के दौर में हिम्मत के साथ ऐसी बातें करना वाकई बहुत दुर्लभ है। और आप दोनों ने कैमरे पर जो बोला, मुझे लगता है दोस्तों को, हमारे दर्शकों को एक आइडिया मिला होगा कि व्हाट्स गोइंग इनसाइड बीजेपी राइट नाउ। टाइगर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अनुराग जी, बंबई से ऐसे मसरूफियत वाले शहर से आपने समय निकाला, इतना बिजी शेड्यूल आपका रहता है। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच सर। ओके, धन्यवाद।